हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जेईई एडवांस्ड सैम्पल पेपर 2 के पेपर 2 को सॉल्व करेंगे। लेकिन एक नज़र क्वेश्चन पर पहले। ये है क्वेश्चन करने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए फुटबॉल ऑफ रेडियस r is kept on a hole of radius small r is less than कैपिटल R। जैसे फिगर में दिखाया है, ये फुटबॉल है और यहाँ पर इस जमीन पे जो है, इस प्लैंक पे एक होल बना दिया है यहाँ से यहाँ तक। और जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा प्लैंक है, इस पर हमने यहाँ पर होल बना दिया। यदि होल नहीं बनाते तो ये फुटबॉल ऐसे रहता, जस्ट एक पॉइंट होता है यहाँ पर। लेकिन होल बना दिए तो क्या होगा, ये इस तरह से रहेगा। ये जो पूरा सर्किल यहाँ पर दिख रहा है, ये हर जगह टच करेगा और कुछ पार्ट जो है सो इधर आ जाएगा फुटबॉल का, कुछ पार्ट इधर आ जाएगा इस तरह से। और यदि इसको हम टिल्ट करें, ऊपर उठाएं, तो ये इस तरह से आएगा। वन एंड ऑफ द प्लैंक इज नाउ फिक्स्ड एंड लिफ्टेड। सो इसको लिफ्ट किया सो दैट इट गेट्स टिल्टेड मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। थीटा एंगल बना है एज शोन इन द फिगर। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द फुटबॉल डज नॉट स्टार्ट रोलिंग डाउन द प्लैंक सेटिस्फाइज व्हिच कंडीशंस। यहाँ पर 4 वैल्यू दिया हुआ है थीटा का, किसको सेटिस्फाई करता है। आपको पता है कि जब इसको बहुत ऊंचाई हम उठा देंगे, तो बहुत ज़्यादा ऊंचा कर देंगे, तब ये रोल करने लगेगा। तो वो मैक्सिमम एंगल बताना है जब ये रोल नहीं करेगा। ये रोल कब नहीं करता है, जब इसके सेंटर से होकर जो mg जाता है इधर, ये फोर्स है, वेट जो है इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर जो फोर्स लगता है, वेट जो इसका फोर्स है, वो इसके बेस से बाहर जब हो जाएगा तब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। और जब तक ये इसके अंदर में रहेगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये बिल्कुल इस तरह से है कि ये हमारे पास टेबल है और इस पर कोई आदमी इस पर खड़ा है। और जब एक कॉर्नर में चला जाने लगता है, मान लीजिए टेबल थोड़ा इधर तक आया हुआ है, साइड में भी है, जब कॉर्नर में जाने लगता है तब जो टोटल सिस्टम का टेबल और आदमी का जो सेंटर ऑफ मास है, वहाँ से जो वेट आता है नीचे, जो फोर्स लगता है, वहाँ से जो लाइन नीचे आ रहा है वो इसके बेस से बाहर हो जाए तब ये टिल्ट कर जाता है। और जब तक बाहर नहीं आएगा वो रह सकता है। तो यहाँ पर भी वही केस है कि ये रोल तब करेगा जब ये इसके बाहर आ जाएगा। और बाहर आएगा मतलब हम क्रिटिकल पोजिशन लेते हैं, यहाँ पर आ जाए। तो हम इसको एक दूसरा फिगर से बनाते हैं। मान लेते हैं इसको और ज़्यादा हम उठा दिए। ये एंगल हमारा थीटा है, इसको मान लीजिए ठीक है। और यहाँ से जो आ रहा है, बिल्कुल ये बाउंड्री जो है यहाँ से क्रॉस करेगा, जब यहाँ से होकर क्रॉस कर रहा है ये ओ। और ये तो दिया हुआ ही है, परपेंडिकुलर इधर है, ये 2r है, ठीक है। तो ये थीटा यहाँ से यदि हम देखें, ये एंगल कितना हुआ, ये थीटा है, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ, ये हो गया थीटा। और उसके बाद में यहाँ से हम इसको फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, तो ये दोनों पैरेलल हो गया और ये एंगल थीटा हो गया। जस्ट ज्योमेट्री। अब इस ज्योमेट्री से देखिए, ये तो 90 डिग्री है, ये r है, ये भी r है, इसमें दिया हुआ है 2r है और ये कैपिटल R है। अब कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगेगा, साइन थीटा,
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा ही आता है। तो आपका आंसर हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर बाय आर। तो इसमें मुझे बस यही देखना था कि ये टिल्ट रोल स्टार्टिंग तब करेगा जब जो इसका वेट है वो इस पॉइंट से एज से होकर क्रॉस करेगा। इससे जब तक वो क्रॉस नहीं करेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अभी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रोल नहीं करेगा। और यहाँ पर ये एकदम क्रिटिकल पॉइंट पर है, क्रिटिकल है। इससे थोड़ा भी राइट हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और तब ये रोल करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया साइन थीटा इक्वल टू आर बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पर्सन whose mass is 100 kg travels from Earth to Mars in a spaceship, neglect all other objects in the sky and take acceleration due to gravity on the surface of the Earth and Mars as 10 meter per second square and 4 meter per second square respectively। धरती पर उसका जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ये मार्स पे है। Identify from the below figures the curve that fits best for the weight of the passenger as a function of time। ये टाइम है, यहाँ पर मान लीजिए हमारा ये अर्थ है, ये मान लीजिए मार्स है, और यहाँ से उसने स्पेसशिप स्टार्ट किया और यहाँ तक जा रहा है, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ठीक है। और ये जैसे जैसे आगे जा रहा है वैसे वैसे टाइम पास करेगा। इस टाइम को हम ये भी कर सकते थे, डिस्टेंस से भी रिप्लेस कर सकते हैं यदि वो कांस्टेंट स्पीड से जाता तो, इसलिए टाइम में रखा है, कोई बात नहीं, डिस्टेंस भी रख सकते थे। अब उसके बाद में देखना कि कौन सबसे अच्छा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 100 kg का वेट कितना हो जाएगा, यहाँ वेट हो जाएगा 100 kg टाइम्स 10 1000 मीटर, और यहाँ पर वेट कितना हो जाएगा 100 kg है टाइम्स जी है 400 न्यूटन। तो देखिए इनिशियली 1000 न्यूटन है, फाइनली ये बी पर पहुंच गया मार्स पे, वहाँ पर 400 न्यूटन है। क्या स्ट्रेट लाइन होकर जाएगा, इसका कैसे वेट चेंज करेगा 1000 न्यूटन से 400 न्यूटन तक, वो किस तरीके से चेंज करेगा। स्ट्रेट लाइन, कर्व है, कर्व भी कई तरीके की। तो क्या होता है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1000 न्यूटन है, यहाँ थोड़ा कम होगा, बिना ज़्यादा मैथमेटिक्स का बता रहे हैं, और भी कम होगा, और भी कम होगा, और भी कम होगा। एक ऐसा समय आएगा जब ये वेट जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। जितना ये इसको खींच रहा है उतना ही ये इधर भी खींचेगा। जितना धरती किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, ये मार्स भी अपनी तरफ खींचेगा, ये ऑब्जेक्ट का वेट यहाँ पर जीरो हो जाएगा, और उसके बाद में वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। अब यहाँ से वैल्यू जो है कुछ आएगा उससे 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस डायरेक्शन में। यहाँ तक तो ये इस डायरेक्शन में था, राइट, लेफ्ट साइड में था। उसके बाद में फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 400 न्यूटन जो है। तो यहाँ पर वेट जीरो है बीच में, तो बीच में इसमें तो जीरो है नहीं, वेट कभी जीरो ही दिखा ही नहीं रहा है, तो ये हुआ नहीं। सेकंड में वेट दिखा नहीं रहा जीरो, ये हुआ नहीं। ये थर्ड जो है सो वेट दिखा रहा है, ठीक है। फोर्थ वेट दो जगह दिखा रहा है जीरो, दो जगह कहाँ कैसे जीरो हो सकता है, इसका वेट केवल एक ही जगह जीरो हो सकता है, दो जगह तो जीरो नहीं हो सकता। तो आपका आंसर 3 है। देखिए इधर से आया 400 न्यूटन क्रॉस किया, समवेयर यहाँ पर 400 न्यूटन है, लेकिन ये जो 400 न्यूटन है इसका डायरेक्शन देखें तो धरती की तरफ है, और ये जो 400 न्यूटन यहाँ पर दिख रहा है उसका डायरेक्शन जो है सो टुवर्ड्स मार्स है। और यहाँ पर इसके बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट है जहाँ पर ग्रेविटी जीरो हो गया, दोनों ऑब्जेक्ट की वजह से, मार्स और अर्थ की वजह से ये जीरो हो गया। तो यही आंसर है। इसमें देखिए दो जगह जीरो दिखा रहा है, वो पॉसिबल नहीं है, तो आपका आंसर 3। नेक्स्ट, an ideal gas undergoes ये 4 स्टेप साइकिल is shown in the PV डायग्राम। ठीक है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, PV डायग्राम है, और एक प्रोसेस है जो ये 4 साइकिल में चल रहा है, 1 2 3 4। ड्यूरिंग दिस साइकिल हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द गैस इन विच स्टेप्स। दो स्टेप का पेयर बनाया हुआ है, किस पेयर वाले स्टेप्स में हीट एब्सॉर्ब होगा। यदि हम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखें, वो क्या कहता है, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। डेल क्यू क्या है, हीट एब्सॉर्ब,
ये क्या है? डेल यू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर जो बढ़ता ही बढ़ता। और ये डेल डब्ल्यू क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम, नॉट ऑन द सिस्टम। सिस्टम तो देखिए, जो भी इसको आप हीट दीजिएगा उसको एब्जॉर्ब करेगा, थोड़ा सा अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, और बाकी सबसे वो वर्क डन करेगा, काम करेगा, एक्सपेंड करेगा। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? जब वो एक्सपेंड करेगा। तो यही काम होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें ये बोल रहा है कि हीट कब एब्जॉर्ब होगा? हीट तब एब्जॉर्ब होगा मैंने जब ये डेल्टा क्यू पॉजिटिव है। हीट एब्जॉर्ब मतलब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव का मतलब है हीट उसने रिलीज कर दी। तो यहाँ पर देखते हैं किसमें हीट ये डेल्टा क्यू पॉजिटिव आता है। तो प्रोसेस 1 में देखें, इसमें देखिए डेल यू कितना है, पहले डेल यू निकालते हैं। डेल यू प्रेशर सेम है। डेल यू कितना होता है? आप याद कीजिए, डेल यू जो है इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आता है वो आता है F/2 NCV dt, dt डेल्टा टी, ये NCV dt होता है, n नंबर मोल्स। और यहां पर जो है Cv क्या होता है? Cv होता है F/2 RT, R और डेल्टा टी है तो डेल्टा टी हो जाएगा। F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये Cv की वैल्यू देखिए, Cv जो है सो F/2 R होगी और ये डेल्टा टी। अब यहीं पर यदि हम गैस इक्वेशन लगा दें, यदि मुझे केवल टेम्परेचर में चाहिए थी कि सब तो कांस्टेंट है ना, F कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो ये डेल टी जो है टेम्परेचर है यहाँ पर T2 - T1 NF R/2 टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर का हमें कुछ पता नहीं है, तो हम प्रेशर वाला जो टर्म है प्रेशर वॉल्यूम में लिखना चाहते हैं। तो गैस इक्वेशन हमारे पास है PV = nRT। तो टेम्परेचर कितना आ गया? PV/nR। ये यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं, टेम्परेचर की जगह पर NFR/2 क्या लिखे? PV/nR। तो PV अलग है, NR इसको हम अलग कर लेते हैं, अलग से लिख लेते हैं। NR जो है सो कॉमन कर ली और यहाँ बच गया PV - PV। ये P फाइनल के लिए है, P फाइनल माइनस V फाइनल, P इनिशियल माइनस P इनिशियल। तो फाइनली ये जो आता है NR कट गया, F/2 P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। ये है चेंज इन टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी। तो इस प्रोसेस 1 में देखें, एक एक करके देखते हैं। प्रोसेस 1 यहाँ पर दिक्कत लग रहा है तो इधर चलते हैं, वहाँ जगह नहीं है। स्टेप 1 में देखते हैं। स्टेप 1 डेल यू कितना आया, इस फार्मूला को यूज करेंगे, F/2 प्रेशर और वॉल्यूम का जो है प्रोडक्ट फाइनल। यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कितना है? देखिए PV है, कुछ भी है, P2 V2 और यहाँ पर P1 V1। ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। यहाँ पर जो वैल्यू है PV का माइनस यहाँ पर जो वैल्यू है PV का, ये बड़ा है तो ये पॉजिटिव हो गया। और ये तो डेली यू हुआ और डेल डब्ल्यू कितना है? वर्क डन कितना होता है? सिंपली होता है PdV। इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पर P कांस्टेंट है, बाहर हो गया तो V फाइनल माइनस V इनिशियल। इस स्टेप के लिए V फाइनल माइनस V इनिशियल पॉजिटिव है, प्रेशर तो पॉजिटिव है। तो ये दोनों ही क्वांटिटी जब पॉजिटिव है तो डेल Q जो है वो डेल U प्लस डेल W, इसको तो पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो हाँ, स्टेप 1 सही है हमारा। स्टेप 1 में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। बाकी दूसरा देखें, स्टेप 2 में, स्टेप 2 में देखते हैं डेल यू कितना, डेल यू यहाँ पर देखिए F/2, यहाँ पर जो प्रेशर और यहाँ पर जो, इसको ABCD लिखते हैं, ABCD प्रेशर PC VC माइनस PV VB, F/2 PC VC माइनस PV VB।
अब कौन बड़ा है, पीसी वीसी माइनस पीबी वीबी, दोनों जगह भी सेम है, तो भी सेम है, वीसी कर लिखते हैं, कुछ भी वीसी है जो भी लिखना, पीसी माइनस पीबी, पीसी बड़ा है या पीबी, पीसी माइनस पीबी, ये नेगेटिव हो गया, पीसी माइनस पीबी नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो टोटल टर्म नेगेटिव है। वर्क डन, ये भी पीडीवी है। प्रेशर कितना है, प्रेशर चेंज कर रहा है लेकिन वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम में जो है सो चेंज नहीं हुआ, तो वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ तो ये जो है सो 0 हुआ। तो जो वर्क डन है, जो हीट है वो कितना हुआ, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये नेगेटिव ये 0 सब मिला के नेगेटिव, तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब नहीं हुआ, यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है, तो ये नहीं चलेगा, ये गलत है, ये स्टेप में हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। थर्ड में देखें CD स्टेप 3, हाँ कितना इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ, F/2, प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट यहाँ पर D पर, प्रेशर एट D वॉल्यूम एट D माइनस प्रेशर एट C वॉल्यूम एट C, दोनों जगह प्रेशर सेम है, राइट, यहाँ पर प्रेशर दोनों जगह सेम है, तो प्रेशर हम बाहर कर लेते हैं और बच जाता है VD माइनस VC, प्रेशर सेम है, और ये VD माइनस VC क्या है, देखिए VD वॉल्यूम है कम है, ये VC ज़्यादा वॉल्यूम है, तो ये नेगेटिव हो गया, और डेल डब्ल्यू वर्क डन, PD भी प्रेशर सेम है, P जो भी था D पर, अब वॉल्यूम में कितना चेंज आया, VD माइनस VC, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, और ये तो नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव है, तो डेल की ये नेगेटिव होना ही है, तो ये भी नेगेटिव आ गया, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो बच गया एक लास्ट में ये, तो आप देख सकते हो 1/4 जो भी है वही आपका आंसर है, 1/4 निकाल के देखना है तो देख लीजिए एक बार। स्टेप 4 के लिए डेल यू कितना, F/2, प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट PA/VA माइनस PD/VD, PA/VA माइनस PD/VD, दोनों जगह वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम बाहर कर लेते हैं, तो PA माइनस PD वॉल्यूम सेम है, ये PA माइनस PD पॉजिटिव है, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, PA माइनस PD पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी हमारा पॉजिटिव हो गया। वर्क डन, ये क्या होता है, PD भी, यहाँ वॉल्यूम में चेंज हो ही नहीं रहा है, वॉल्यूम जो सो है, तो वर्क डन 0 हो गया, और इस तरह से ये जो डेल क्यू है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, ये सम है पॉजिटिव है 0 पॉजिटिव, ये आपका आंसर हो गया, ये भी ऑप्शन है, तो आप इस तरह से आपका ऑप्शन जो है सो 1 और 4 है जो यहाँ पर स्टेप 3 है। तो इसको इस तरह से बना लेते हैं, सबसे पहले जो है एक एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, या तो आप इसे याद रखिए, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो होता है NCV/dt, और CV का वैल्यू F/2R होता है, F जो है डिग्री फ्रीडम है, मोनोएटॉमिक गैस है, तो F जो है सो 3 हो जाएगा, जहाँ पर जो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, डायटोमिक गैस है तो 5 हो जाएगा, तो 5/2RT हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा CV का वैल्यू, और यहाँ पर जो चेंज इन टेम्परेचर है T फाइनल माइनस T इनिशियल, गैस लॉ को यूज किए, यहाँ से ये गैस लॉ को यहाँ से यूज किए, और तब हमारा जो वैल्यू आ गया वो F/2, F डिग्री फ्रीडम, प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट फाइनल टाइम माइनस प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट इनिशियल टाइम, एक दोनों का डिफरेंस, और इस तरह से एक एक प्रोसेस में हम सब में निकाल लिए कि कहाँ पर हमारा जो है सो डेल पॉजिटिव है, कहाँ डेल W नेगेटिव है या पॉजिटिव नेगेटिव है, और उसका सम जो है डेल जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, सम किस जगह पॉजिटिव है, जहाँ पॉजिटिव है वहीं पर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, जहाँ नेगेटिव है वहाँ हीट रिलीज हो रहा है, तो इस तरह से हम इसको निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट
ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक एटम। ये हाइड्रोजन लाइक एटम क्या है? हाइड्रोजन लाइक एटम है कि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। प्रोटॉन चाहे जितना हो चाहो उतना हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही रहना पड़ेगा। जैसे हम हीलियम की बात, हाइड्रोजन तो हो गया, हीलियम की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन भगा दी, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन भगा दी। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो भगा दिए। तो ये सारे जो है सो हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया। अब सोडियम की बात करें, क्या एक तो इलेक्ट्रॉन भगा देंगे? तो ये है नहीं, ये नहीं है, क्योंकि तब भी इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, राइट। तो यहाँ पर इस 9 इलेक्ट्रॉन भगाना पड़ेगा, 9 नहीं 10 इलेक्ट्रॉन भगाना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। 10 तो भगेंगे तो केवल न्यूक्लियस बचेगा उसका। ये बहुत हाई टेम्परेचर प्लाज्मा होगा। एनीवे, यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन लाइक जो एटम है उसका रेडियस दिया हुआ है 4.5 A0। A0 जो है सो बोर्स रेडियस है। हाइड्रोजन जो एटम है उसमें फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसको बोर्स रेडियस कहते हैं। तो रेडियस दिया हुआ है 4.5 A0। और क्या दिया है? इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसका एंगुलर मोमेंटम दिया है 3h/2 पाई। बोर्स थ्योरी में एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? वो होता है n टाइम्स h/2 पाई। और यहाँ पर कितना दिया है? 3h/2 पाई। ये दोनों को देखिए, n कितना आ गया? 3, मतलब थर्ड ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट यहां से देखते हैं r का जो वैल्यू है, यहां से देखते हैं r कितना होता है। r जो है रेडियस जो है किसी भी ऑर्बिट में वो कितना होता है? वो होता है n² z टाइम्स बोर्स ऑर्बिट। ये डिपेंडेंसी है, z ये उसका एटॉमिक नंबर है और n जो है सो ऑर्बिट नंबर है, A0 बोर रेडियस है। बोर रेडियस मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, केवल हाइड्रोजन एक एटम है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन एटम है। तो ये जो फर्स्ट वाला जो ऑर्बिट है n=1 उसको बोर रेडियस कहते हैं। ये होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम A0 का वैल्यू। तो यहाँ पर जो है इतना होता है और इसने कितना दिया है? 4.5 A0। n का वैल्यू हमने निकाला है 3 है, 3 3 9 A0/z 4 दूनी 4.5 दूनी 9, तो ये आ गया z=2। तो n=3 z=2। हमें पता चल गया इलेक्ट्रॉन कहाँ है, थर्ड ऑर्बिट में है। और वो क्या है? z=2, ये हीलियम है, हीलियम प्लस हीलियम में 2 है, ये वाला है। ये हाइड्रोजन लाइक एटम है, एक इलेक्ट्रॉन को भगा के रखा है। और ये कहां पर है? थर्ड ऑर्बिट में है। अब क्या क्वेश्चन है? द पॉसिबल वेवलेंथ व्हेन द एटम डीएक्साइट्स इज आर, जो भी पॉसिबल वेवलेंथ जो है वो बताना है कि कौन सा होगा यहाँ पर। तो थर्ड ऑर्बिट में है n=1 n=2 n=3। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। अब जब डी एक्साइट होगा मतलब ग्राउंड स्टेट तरफ आएगा, नीचे लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, तो कौन कौन सा उसका वेवलेंथ आ सकता है? जब ये जंप करेगा यहाँ से नीचे तो लाइट निकलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेंगे। लाइट तो विजिबल को हम लोग कहते हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेंगे और उसका एक वेवलेंथ होगा। वो वेवलेंथ क्या क्या हो सकता है, यही सवाल है। तो देखिए यहाँ से 3 से निकल के कहाँ आ सकता है? एक क्वेश्चन है, यहाँ आ सकता है, नहीं तो 3 से निकल के 2 पर आएगा। एक बार 2 पर आ गया तो 2 से निकल के यहाँ पर भी आ सकता है। तो 3 जो स्पेक्ट्रल लाइन्स होंगे इसके पॉसिबल, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब इसका वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं। तो वेवलेंथ कितना है? इन आर के टर्म्स में लिखना है। आर जो है रीडेबल कांस्टेंट है, एच प्लैंक कांस्टेंट। आप एनर्जी डिफरेंस से निकाल सकते हैं कि ई एन माइनस ई एम, ये जो चेंज हुआ जब यहाँ से यहाँ जंप कर गया n to m में, तो जो चेंज आया एनर्जी में वो रेडिएशन के रूप में एनर्जी निकल जाएगा, c/λ।
तो यहाँ से आप इसको जो है तो एक फार्मूला देख सकते हैं, आपको तो इसे याद रखना पड़ेगा। ये आर जो रिगर कांस्टेंट है, जो कि एनर्जी जो इसका होता है वो हो गया आर एच सी बाय जेड स्क्वायर और इधर एन स्क्वायर, और यही जो है सो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यहाँ पर माइनस साइन होता है। तो इससे यदि फार्मूला ये निकालें तो हमारे पास आता है R टाइम्स 1 बाय एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ये n इज इक्वल टू m से जंप कर रहा है, n इज इक्वल टू n में, मतलब या सिंपली इसको कहें कि n टू n में जंप कर रहा है, m टू n में जंप कर रहा है। m बड़ा है, नीचे यहाँ लिखना होगा 1 बाय एन स्क्वायर। m बड़ा है तो ये क्वांटिटी छोटा हो गया और तब लैम्डा जो सो पॉजिटिव आएगा। तो इसी फार्मूला को यूज करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा पॉसिबल है। तो चलते हैं एक एक करके। थ्री टू वन में चल के देखते हैं। जब थर्ड ऑर्बिट से सीधे फर्स्ट ऑर्बिट में पहुंच गया इलेक्ट्रॉन तो कितना जो रेडिएशन आएगा उसका वेवलेंथ कितना होगा, 1 बाय लैम्डा। ये कितना आएगा, आर गया कहाँ, आया कहाँ फाइनली एन में, आया 1 में, कहाँ से आना शुरू हुआ 3 से, कितना आ गया आर टाइम्स 8 बाय 9, 3 के 9 8 बाय 9। तो यहाँ पर जो है सो लैम्डा कितना आ गया, इसको उलट देंगे 9 बाय 8 आर। नहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जेड भूल गए लिखने ना, जेड है तो लिखना ही भूल गए, ये जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो यहाँ पर जेड स्क्वायर भी रहेगा, ये जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर भी रहेगा, एन स्क्वायर नीचे। तो जेड स्क्वायर का मतलब है किधर बना देती है, यहाँ पर जो है सो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जेड कितना आया था 2, हाँ एलियन था 2 आया था, जेड 2 है, 2 का स्क्वायर 4 से, तो ये R आर नीचे ऊपर 9 बाय 32 आर। कौन सा ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन है। इसलिए अब चूंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है विथ ओनली 1 करेक्ट आंसर, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ फिर भी बना कर देख लेते हैं कि कौन कौन सा पॉसिबल है। अभी तो 3 स्पेक्ट्रल लाइन है यहाँ पर, देख लें 1 2 3, तीनों निकाल कर देख लेते हैं। ये 3 to 1 हो गया, अब 3 to 2 में जंप करेगा तो एग्जैक्टली सेम फार्मूला लगाएंगे। ये स्पेक्ट्रल लाइन 1 इसको कहते हैं, पहला वाला। तो आर जेड स्क्वायर 1 बाय, कहाँ पर जंप कर रहा है 2 में, छोटा वाला पहले इधर, बड़ा वाला इधर, जस्ट लैम्डा को पॉजिटिव करने के लिए। आर जेड स्क्वायर कितना हो गया 4, क्योंकि जेड 2 है, और ये कितना हो गया 3 के 9 में से 4 गया 5, 9 चौकी 36। तो यहाँ पर लैम्डा जो है 2 इसको कहें तो आ गया 36, 4 9 36, 9 बाय 5 आर। ये दूसरा वाला है, और एक और स्पेक्ट्रल लाइन होंगे उसको भी बनाते हैं। 2 में आने के बाद में वो फिर जंप कर सकता है 1 में, और तब यहाँ पर जो लैम्डा 3 आता है वो क्या है, आर जेड स्क्वायर तो 4 हो गया, छोटा वाला 1 स्क्वायर माइनस बड़ा वाला 2 स्क्वायर, कितना है 4 आर टाइम्स 2 दूनी 4 में गया 3 4, तो लैम्डा 3 आया 1 बाय 3 आर, 2 दूनी 4 में से 3, 1 बाय 3 आर। तो ये 3 स्पेक्ट्रल लाइन्स है जिसका वेवलेंथ यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए 9 बाय 5 आर कहीं और है क्या, 9 बाय 5 आर नहीं है, और तीसरा था 1 बाय 3 आर, 1 बाय 3 आर वो भी नहीं है, क्योंकि ओनली 1 क्वेश्चन है, ओनली 1 आंसर सही है तो एक ही रहेगा। तो यदि पहले आपको आंसर मिल गया है और आप कॉन्फिडेंट हैं तो फिर टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आगे मूव करते हैं।
अब इस सेक्शन में जो है सो 3 क्वेश्चंस हैं और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो है लेकिन उसमें एक से ज़्यादा आंसर सही है। तो यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन जो है सो डायमेंशनल एनालिसिस से है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ स्केल L डिपेंड्स ऑन परमिटिविटी एप्सिलॉन, बोल्ट्जमान कांस्टेंट Kb, टेम्परेचर T, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n of certain charge particle and the charge उसका Q carried by each of the particle. Each of the following expression for L, each और R डायमेंशनली करेक्ट। तो इसमें क्या है, बहुत सिंपल है, हम इसका डायमेंशन लेके चलेंगे राइट साइड वाला और देखते हैं कौन लेंथ कहा जाता है। तो एक एक करके हम देखते हैं ऑप्शंस। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ऑप्शन नंबर 1 देखने के पहले ये सारे जो यहाँ पर दिख रहा है उसका डायमेंशन हमें पता होना चाहिए। इजी ये है कि केबीटी जो है आपको याद रखना होगा, केबीटी जो है वो एनर्जी है, ये रूम टेम्परेचर एनर्जी कहलाता है गैस का। इसका डायमेंशन जो है एनर्जी का डायमेंशन है और एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन टाइम्स डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, राइट, ये डिस्टेंस। तो हम जहाँ केबीटी देखेंगे वहाँ पर हम एफ आर लिख सकते हैं। और ये एप्सिलॉन जो है ये क्या है, परमिटिविटी है। कहाँ से आता है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो फोर्स जो है दो चार्जेस के बीच में लग रहे हैं, यहीं पर आता है 4 पाई एप्सिलॉन। आप बोलोगे एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट तो वैक्यूम के लिए है, एप्सिलॉन लिखेंगे तो किसी भी मीडियम के लिए है। एप्सिलॉन जो है वो प्रोडक्ट होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन आर जो है वैक्यूम के लिए 1 होता है, तो वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। बाकी मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है, तो ये कुछ ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखिए क्यू स्क्वायर का डायमेंशन नहीं, एप्सिलॉन का डायमेंशन क्या है, एप्सिलॉन का डायमेंशन आया आपका 4 पाई का तो डायमेंशन नहीं है, ये क्यू स्क्वायर का डायमेंशन बाय एफ आर स्क्वायर का डायमेंशन, यही यूज करेंगे हम, यही यूज करने वाले हैं। और एक इसको भी देख लेते हैं, एन जो है, एन क्या है बोला, एन बोला उसने नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। सो न्यूमरेटर में नंबर और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम, 1 बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है L3। यहाँ L को हम R की टर्म में लिख रहे हैं, तो R-3 डायमेंशन लिखेंगे। तो केबीटी जहाँ देखेंगे हम एफ आर लिखेंगे, जहाँ ए एप्सिलॉन लिखेंगे परमिटिविटी, वहाँ पर हम क्यू स्क्वायर बाय एफ आर स्क्वायर लिखेंगे। एन की जगह पर R-3 लिखेंगे और RHS में चेक करते हैं कौन कौन सही है, एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। RHS का देखते हैं डायमेंशन क्या है, N R-3 क्यू स्क्वायर रहने देते हैं बाय एप्सिलॉन की जगह पर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ आर स्क्वायर, केबीटी एफ आर सबका स्क्वायर रूट। कुछ कटा, यहाँ से एफ आर कट के एक आर आ गया, क्यू स्क्वायर भी कट गया, तो कितना आया R⁻²। तो ये आया R⁻⁻1, मतलब कि 1/L है। तो ये आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, देखिए, यदि आप अपनी आंखें खुली रखते हैं तो आप पाएंगे कि ये इसका जस्ट रेसिप्रोकल है। एप्सिलॉन केबीटी नीचे से ऊपर चला गया, एन क्यू स्क्वायर नीचे से ऊपर आ गया, ऊपर से नीचे आ गया। तो यहाँ पर जो कुछ भी हम निकाल रहे हैं इसका RHS का डायमेंशन, वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/L का रेसिप्रोकल L हो जाएगा। यही तो आंसर है, देखिए L आ गया, तो ये आपका सही हो गया। थर्ड में देखते हैं, कोई और भी तो सही हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि बस एक ही आंसर सही है इसमें, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकता है। ऑप्शन थर्ड में दिया है क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन की जगह पे क्या लिखें, क्यू स्क्वायर बाय एफ स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाय एफ आर स्क्वायर एप्सिलॉन की जगह पर। एन का पावर 2/3 है, एन है R⁻⁻3, इसका पावर 2/3 है, ठीक है। आगे केबीटी नीचे में है, केबीटी को हम एफ आर लिखते हैं,
ये क्यू स्क्वायर चला गया, एफ आर से यहाँ आर चला गया, ऊपर में आर है, नीचे में इसका पावर 3 चला गया, तो आर टू द पावर -2 बचा, और तब यह जाके आर टू द पावर -3 हो गया ऊपर में। तो ये तो लेंथ का डायमेंशन है नहीं, तो ये तो हुआ नहीं। लास्ट ऑप्शन देखते हैं। क्या क्या है, क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन, यहाँ पर पावर 2/3 था, यहाँ पावर 1/3 है, सब कुछ वैसे ही, इतना क्यों करने जाए, यहाँ पर आ जाते हैं, क्यू स्क्वायर एफ आर स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर आर टू द पावर -3, यहाँ पर पावर 2/3 की जगह पर 1/3 है, बस उतना ही डिफरेंस है, 1/3 और ये 1/f एफ आर चला गया, ये चला गया, ये कितना आया, ये ऊपर जाकर प्लस आएगा, यहाँ भी तो प्लस आता है ना, +3 आता है, तो ठीक है, ये आर इधर हुआ और ये आर फिर से आया, यहाँ से 3 कट गया, एक आ गया, तो ये आर आ गया, यही तो लेंथ का डायमेंशन है, तो ये भी सही होगी। तो इस तरह से आप इसको एक एक करके चेक कर सकते हैं और आप बना सकते हैं, ये सबसे इजी है कंपेयर टू, यदि आप चाहें ऐसे इसको निकालना कि L प्रोपोर्शनल टू सारे क्वांटिटी एप्सिलॉन का पावर ए, के बी का पावर बी एंड सो, इसमें काफ़ी डिफिकल्टी आएगा, ये बहुत ईजीली बनेगा। इस तरह के सवाल में कोशिश कीजिए कि यदि नॉकआउट मेथड से हो जाता है तो पहले उसी से बना लें। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A particle of mass m is equal to 0.2 kg is initially at rest in the xy plane at point x is equal to -L, y is equal to -h, where L is equal to 10 meter and h is equal to 1 meter. The particle is accelerated at time t is equal to 0 with a constant acceleration a is equal to 10 meter per second square along the positive x direction. Its angular momentum and torque with respect to the origin in SI units are represented by L and tau respectively. एंगुलर मोमेंटम L, टाउ से टॉर्क, आई जे के जो है सो यूनिट वेक्टर से अलोंग एक्स वाई जी एक्सिस रेस्पेक्टिवली। इफ के इज इक्वल टू आई क्रॉस जे, ये जो हमारा कार्टेशियन सिस्टम दिया है आई क्रॉस जे, वो के होता ही है, लेकिन उसने क्लियर कर दिया कि भाई आई क्रॉस जे के है, हमें एक्स वाई जी ऐसा बनाना होगा कि आई के से हम यदि जे की ओर मूव करें, कर्ल करें तो हमें के मिलेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दैट केस। 4 ऑप्शंस दिया है और कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। देखिए सारा काम यहाँ पर जो हो रहा है वो किधर हो रहा है, एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। जेड केवल डायरेक्शन है जो कि आएगा डायरेक्शन टॉर्क का, एंगुलर मोमेंटम का, लेकिन कोई भी मोशन वगैरह वगैरह जो है सो जी डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। तो हम इजीली इसको बना सकते हैं कि ऐसा करते हैं, यहाँ पर जो है हम एक्स वाई इस तरह से बना लेते हैं, ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, ये हमारा वाई डायरेक्शन है। इस पर हमें एक लाइन बनाना चाहिए जो जेड डायरेक्शन होता है, हम उसको इस तरीके से दिखाते हैं डॉट से। डॉट से आप मैग्नेटिक फील्ड में याद कीजिए, ये था इनटू द प्लेन, ये था आउटसाइड ऑफ द प्लेन, इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन, वही वाला सिंबल यहाँ यूज करते हैं। आप चाहो तो अलग तरीके से भी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए पहले कहाँ पार्टिकल है, एक्स इक्वल टू -L, वाई इक्वल टू -h का, कहीं पर यहाँ पर है, इस जगह पर पार्टिकल है, उसका नाम देते हैं ए पॉइंट है, -L -h पर, ये t इक्वल टू 0 पर है और L और h का वैल्यू दिया हुआ है। अब इसका एक्सलेशन है, एक्सलेशन बोला कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव एक्स है, उधर इसका एक्सलेशन है, तो ये उधर ही मूव करेगा और भी कांस्टेंट एक्सलेशन है, ठीक है। मूव करने के बाद में वो क्या किया, द पार्टिकल अराइव्स एट द पॉइंट x इक्वल टू L, y इक्वल टू -h, y तो वही है लेकिन L जो है h यहाँ आ गया, इसका जस्ट मिरर इमेज यहाँ पर, यहाँ से चलना शुरू किया, पहुंच गया यहाँ पर D पर, L -h एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। क्या यहाँ पर इसका जाने में टाइम 2 सेकंड लगेगा क्या, 0 सेकंड है, यहाँ पर बोल रहे हैं 2 सेकंड, और सही है या नहीं है वो देखना पड़ेगा, चेक करना है। तो देखिए लेंथ कितना है, तो बहुत सिंपल है, लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना है
12, ये लेंथ हो गया हमारा 12। एक्सलेशन एरिया है, कांस्टेंट है। जाने में टाइम कितना लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, एस इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाँ ए के वैल्यू 10 दिया है, 10 दिया है 10, और ये कितना है 12, 12 का वैल्यू ये निकालना है, एल का वैल्यू भी दिया हुआ है 10 मीटर है, तो ये हो गया 20 इक्वल टू 5 टी स्क्वायर। तो टी कितना हो गया, स्क्वायर रूट ओवर 4 मतलब 2 सेकेंड, तो सही है। तो ये आंसर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं टाउ, ये जो टॉर्क है, टॉर्क विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर है, उसके रेस्पेक्ट में जो टॉर्क है वो 2k होगा when the particle passes through the point x is equal to L, y is equal to minus h, x is equal to L, y is equal to minus h, मतलब b से जब पास कर रहा है यहाँ पर, उसका टॉर्क कितना है, इस पॉइंट पर टॉर्क कितना है, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो है वो तो एंगुलर मोमेंटम के लिए काम आएगा, यहाँ पर कुछ फोर्स लग रहा है, फोर्स हर जगह कितना लग रहा है, उस पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो जो फोर्स लग रहा है वो हर जगह सेम लग रहा है ma, और डायरेक्शन उसका एक्स एक्सिस की होती है। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, ये था ऑप्शन नंबर 1, इसको बना देते हैं। अब यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2 बनाएंगे। हाँ, तो अब क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, ये होता है टॉर्क। या फिर आज यदि आप केवल मैग्नीट्यूड ही निकालना है, डायरेक्शन देख लीजिए पहले, डायरेक्शन आर, ये वाला वेक्टर हमारा आर हुआ, इसके बाद निकालना है आर, और एफ इधर है। राइट हैंड कर्ल रूल यूज कीजिए, आर की तरफ अपना चारों फिंगर रखिए और फोर्स के डायरेक्शन में मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से कर्ल कीजिए। थंब किधर दिखा रहा है, अप मतलब के डायरेक्शन से, उसने बोल दिया आई क्रॉस जे जो है सो के होता है, तो के यहाँ पर हम भी देख सकते हैं आई ये है, इससे लेकर कर्ल हम यदि वाई की तरफ करते हैं, अपना फिंगर एक्स में रखिए, एक्स के अलोंग रखिए, वाई के अलोंग कर्ल कीजिए, देखिए थंब जो दिखा रहा है वो के, वही सिचुएशन यहाँ पर भी आ रहा है। जब हम टॉर्क निकालते हैं तो ये आर हो गया, इधर अपना फिंगर रखिए, इधर कर्ल कीजिए, तो आप देखेंगे फिंगर अप दिखा रहे हैं, मतलब ये जो के है वो सही है, डायरेक्शन की सही है। तो हम आप तो आर वेक्टर को लिखिए, उसको एफ वेक्टर लिखिए, एफ वेक्टर तो है एम ए आई, ये लिख सकते हैं। एफ वेक्टर जो है सो एम की जगह पर कितना है, कितना के जी था, एम ए आई, ये लिख सकते हैं, वैल्यू रखिए, एम है 0.2, ये है 10, तो ये हो गया 2i हो गया, ये फोर्स। आर भी ऐसे निकालिए, ये डिस्टेंस पता है, एल जो है 10 है, ये डिस्टेंस h1 है, तो निकाल सकते हैं, या फिर इसको आर फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन उतना हम क्यों करें, हम ये सिंपली कह सकते हैं कि टॉर्क कितना होता है, फोर्स टाइम्स फोर्स आर। एक फोर्स आर्म क्या है, फोर्स आर्म होता है कि फोर्स का डायरेक्शन लीजिए, वहां से जो मिनिमम डिस्टेंस है ओरिजिन तक आने का, वही उसका फोर्स आर्म है। फोर्स का डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है, तो ये एक्स एक्सिस का से जो ओरिजिन तक आने का मिनिमम जो डिस्टेंस है वो वाई है, ये वाला एच, ये एच किया हुआ ना, देखिए एच माइनस इसकी है, ये डिस्टेंस एच हमारा है। फोर्स हम तो निकाल लिया यहाँ पर 2 न्यूटन है, और फोर्स आर्म जो है सो एच है, और एच का वैल्यू 1 मीटर दिया है, तो 2 आया, और डायरेक्शन तो देना पड़ेगा ना हर जगह, डायरेक्शन की है 2k, तो ये भी सही होगा। तो टॉर्क यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं। आप चाहो तो आर का वैल्यू भी बढ़िया से रख सकते हो, आर इक्वल टू कितना है 10i प्लस नहीं माइनस 1j। थर्ड देखिए, ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम देखना है। अब एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या है, आर क्रॉस पी है, टॉर्क के लिए था आर क्रॉस एफ, यहाँ आर क्रॉस पी है, एक्जैक्टली सेम। फिर डायरेक्शन यहाँ पर भी वही है, देखिए पी का डायरेक्शन किधर है, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, वेलोसिटी भी तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में फोर्स भी था, तो यहाँ पर भी इसका जो डायरेक्शन आएगा वो के में होगा। अब मैग्नीट्यूड वैल्यू कितना होगा, वैल्यू देखते हैं, यहाँ भी वही करना है, आर क्रॉस पी है,
तो P का वैल्यू लो, तो P कितना है यहाँ पर, वेलोसिटी पता करना पड़ेगा, और R मिनिमम डिस्टेंस जो है इस एक्सिस के साथ, जिधर वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक्स एक्सिस में, उस एक्स एक्सिस से ओरिजिन का मिनिमम डिस्टेंस वही h आए, h टाइम्स P, P मतलब m टाइम्स v, और v कितना आया वहीं पर निकाल लेते हैं, v कितना आया, v इक्वल टू और पॉइंट कौन सा बोला वो भी ध्यान देना होगा, कोई और पॉइंट तो नहीं बोला, ये बी पॉइंट ही बोला है, ये बी पॉइंट के लिए बोला था और ये भी बी पॉइंट के लिए बोल रहा है। एक ऑप्शन में जो है लास्ट में देखिए एक कोई दूसरा पॉइंट के लिए बोल रहा है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू, ये सी पॉइंट के लिए बोल रहा है, ये बोला लास्ट ऑप्शन। तो खैर अभी बी पॉइंट के लिए बोल रहा है, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी u प्लस टी, यू कितना है 0, ए जो है 10 है और टी 2 सेकंड लगा था आने में, बी तक आने में, तो 20 मीटर पर सेकंड वैल्यू रखते हैं, h 1 मीटर है, मास 0.2 kg है, वेलोसिटी 20 आया, कितना आ गया 4k, ये आया एंगुलर मोमेंटम 4k, ये भी सही है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं क्या वो भी सही है, क्या निकालना है, टाउ निकालना है, टाउ r क्रॉस f, मतलब हमें लेना है फोर्स आर्म, मिनिमम डिस्टेंस फोर्स के डायरेक्शन से, और फोर्स, ये फोर्स कितना है, अब यहाँ पर सी पॉइंट के लिए बात कर रहा है, सी पॉइंट यहाँ पर बात कर रहा है, फोर्स हर जगह सेम है क्योंकि एक्सलेशन कांस्टेंट है, तो फोर्स हर जगह सेम है, जो न्यूटन आया था 2 न्यूटन, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो भी वही है, ये फोर्स आर्म जो है जिधर फोर्स का डायरेक्शन है एक्स एक्सिस में, वहाँ से एक्स एक्सिस से जो मिनिमम डिस्टेंस है ओरिजिन का वो है फोर्स आर्म h, तो h टाइम्स फोर्स आर्म, ये तो फोर्स आर्म हो गया, f आया 2 न्यूटन और h है 1 न्यूटन, इसका वैल्यू 1 है, तो 2k आया, यहाँ पर जस्ट k दिया, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ये ऑप्शन गलत है, तो आपका 3 आंसर हो गया 1 2 3। Next, at time t is equal to 0, terminal A in the circuit shown in the figure is connected to B, ठीक है, ये दिखा रहा है t is equal to t 0 का सिचुएशन है, by key and an alternating current, ये alternating current है, इससे जो करंट जा रहा है उसका वैल्यू दिया हुआ है I0 cos ओमेगा t, ये करंट इससे जा रहा है, I0 का वैल्यू दिया है 1 एम्पियर और ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर जो है वो भी 500 रेडियन पर सेकेंड है। Starts flowing in it with the initial direction shown in the figure, initial direction right side clockwise। अब देखिए इसका क्या मतलब है, इनिशियल डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ये AC करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, और अल्टरनेटिंग करंट जो है सो क्या होता है, अपना डायरेक्शन चेंज करता है, ये करंट है और ये टाइम है, टाइम के साथ अपना डायरेक्शन चेंज करता है, कभी पॉजिटिव होता है कभी निगेटिव होता है, मैग्नीट्यूड भी कभी मैक्सिमम होता है, कभी 0 होता है, कभी मिनिमम होता है, ये सब होता है। तो बोला कि t इक्वल टू 0 में वो किधर चल रहा है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव शायद लेने भी बोला है इसको, शोन इन द फिगर, ठीक है, हम इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, ये वाला जो क्लॉकवाइज जो है, यूजुअली हम लोग एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एट t इक्वल टू 7 पाई टाइम डिवाइडेड बाय 6 ओमेगा, कोई टाइम दिया, द की स्विच फ्रॉम B टू D, B से D में आ गया, इसको स्विच कर दिया और ये कट गया, ये वाला आ गया एक पर्टिकुलर टाइम में, इस टाइम के बाद। नाउ ऑनवर्ड ओनली A एंड D आर कनेक्टेड, उसके बाद A और D कनेक्टेड है हमेशा के लिए। ए टोटल चार्ज की फ्लोज फ्रॉम द बैटरी, बैटरी यहाँ पर है 50 वोल्ट का, टू चार्ज द कैपेसिटर फुली, ये कैपेसिटर को फुली चार्ज करने के लिए जो यहाँ से बहता है चार्ज वो है Q। C का वैल्यू दिया है 20 माइक्रोफैराड, R का वैल्यू दिया है 10 ओम, यहाँ लिखा हुआ है, एंड द बैटरी इज आइडियल, मतलब उसका रेजिस्टेंस नहीं है, 0 रेजिस्टेंस है, और इलेक्ट्रॉन की फोर्स उसका जो है EMF 50 वोल्ट दिया है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है वो पता करना है। पहला स्टेटमेंट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम चार्ज
on the capacitor before t is equal to 7 pi divided by 6 omega, each 1 times 10 to the power 3 कूलम। ये टाइम जो है सो इम्पोर्टेंट है, 7 पाई बाई 6 ओमेगा। कुछ क्वेश्चन इस टाइम के पहले की बातें करता है, कुछ इसके बाद की बात करता है। तो यहाँ पर बोला कि जस्ट बिफोर दिस टाइम, मैंने कि जब इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करके इधर कनेक्ट किया गया, BCD में जब कन्वर्शन हुआ, उसके जस्ट पहले इस कैपेसिटर पर चार्ज होगा। वो कितना चार्ज है? मैक्सिमम चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम चार्ज, जो टोटल चार्ज है वहाँ पर वो 10 to the power -3 कूलम है। ये सही है या नहीं सही है? देखिए ये सिचुएशन है भाई, इस टाइम से जस्ट पहले ये सिचुएशन है, ये डिस्कनेक्टेड है, इसको भूल जाइए, ये बैटरी कुछ नहीं कर रहा है। ये दोनों जो कुछ भी है ये लूप हमारा है, यही से चल रहा है, इधर से करंट चल रहा है, इसको चार्ज करेगा और चार्ज करेगा चार्ज करता रहेगा, राइट। अब सवाल ये उठता है कि ये करंट तो DC करंट है नहीं, ये AC करंट है, तो चार्ज इसका डायरेक्शन करंट का चेंज होगा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो यहाँ पर जो चार्ज आया है वो पॉजिटिव इधर होगा या इधर होगा, और फिर वो चार्ज जो है सो कितना आ रहा है वो देखना होगा। तो सबसे पहले इस टाइम में देखते हैं, ये जो यहाँ पर करंट कितना रहेगा। करंट शुरू में पॉजिटिव था इस डायरेक्शन में, इस टाइम में करंट किधर है? वो सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम एक प्लॉट बनाते हैं, यही हमारा प्लॉट ठीक है, यहाँ तो बनाया है वही। ओमेगा टी को जो है सो हम इसको ओमेगा टी से थीटा कह देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई जो है सो I0 cos थीटा हो जाएगा, थीटा की जगह ओमेगा टी। अब t इक्वल टू 0 पर थीटा कितना है? 0। लेकिन ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर cos है और ये cos नहीं, ये साइन बन गया। तो इसको हम सुधारते हैं। अब हमें ये नहीं पता है कि t इक्वल टू 0 पर ये मैक्सिमम है या नहीं है, लेकिन हम कुछ मैक्सिमम जैसा ही बनाते हैं। ये हमें नहीं पता कि सही है या नहीं है, मैंने यहाँ मैक्सिमम बना दिया, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि मैक्सिमम है। यदि ये मैक्सिमम होता तो ये कितना हो जाता है? ये होता π/2, ये होता पाई, ये होता 3π/2, और यहाँ पर जो है सो कितना है? 7/6 पाई ओमेगा। ओमेगा कितना है? नहीं, ये ओमेगा टी जो है यहाँ पर, ओमेगा टी यहाँ पर देखिए तो ये है 7π/6, मतलब पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6, सो ये 30 डिग्री। कुछ यहाँ होता, यदि ऐसा केस होता तो ये इधर आके कहीं रहता है, ये हो गया पाई प्लस 6 यहाँ पर होता है। लेकिन हमें नहीं पता है कि ये पॉजिटिव मैक्सिमम है यहाँ पर, ये यहाँ भी हो सकता है। तो ए जो है वैल्यू है सो पाई है, यहाँ तक पाई है। यदि यहाँ पर हमारा सिचुएशन होता तो हम कहाँ पहुँचते? कुछ इधर पहुँचते। लेकिन यहाँ पर कोई खींच नहीं दिया है, इसने सिंपली कहा है कि ये हमारा करंट है I इक्वल टू I0 cos ओमेगा टी, और t इक्वल टू 0 पर इसमें करंट ऐसे चल रहा है। तो यहीं से देखने पर पता चल जाता है कि ये जो करंट है पॉजिटिव है और मैक्सिमम भी है। यहाँ हम सोच रहे थे मैक्सिमम नहीं है, लेकिन इस एक्सप्रेशन को देखने पर t इक्वल टू 0 पर ये मैक्सिमम है। और तब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 7π/6 जो है सो ये पाई प्लस π/6 आया। ये पाई है यहाँ तक, ये पाई, ये 30 डिग्री और π/6 और एक्स्ट्रा है। तो कैपेसिटर का चार्ज कितना है वो देखना है। तो यहाँ पर करंट हम देख सकते हैं किसमें, इस टाइम में करंट किधर है? निगेटिव है, राइट। यहाँ पर पॉजिटिव था, ये निगेटिव है। शुरू में ये क्लॉकवाइज था यहाँ पर, अब ये उसका उल्टा है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो करंट का डायरेक्शन पता चल गया कि एंटी क्लॉकवाइज है। और यहाँ पर बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन में, द करंट इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द सर्किट जस्ट बिफोर t इक्वल टू 7π/6 ओमेगा इज क्लॉकवाइज। ये गलत हो गया, वो एंटी क्लॉकवाइज है। इस फिगर को देख के बता सकते हैं, और नहीं तो आप ये भी कर सकते हो कि ये जो एक्सप्रेशन है करंट का, शुरू में t इक्वल टू 0 पर I0 है, t इक्वल टू 0 पर I0 है, पॉजिटिव हुआ, जो कि यहाँ पर क्लॉकवाइज है।
और आई टी इक्वल टू जो वैल्यू दिया है 7π/6 ओमेगा, वहाँ पर क्या वैल्यू आ रहा है, आई नॉट कॉस ओमेगा टी की जगह पर 7π/6 ओमेगा, ये आया आई जीरो, ओमेगा कट गया, कॉस पाई प्लस π/6। सेम चीज़ है जो यहाँ की है वही यहाँ पर जो पिक्टोरियल किए हैं, यहाँ पर मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं। ये जो है नेगेटिव हो गया, इसका मतलब पॉजिटिव है क्लॉकवाइज, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर क्लॉकवाइज दिखा रहा है, ये गलत हो गया। अब फर्स्ट का बनाते हैं, इस पर चार्ज कितना आएगा, तो चार्ज कितना इस पर एक्यूमुलेट हो रहा है उसके लिए हम कह सकते हैं कि आई डी टी यही चार्ज है। आई चेंज कर रहा है टाइम के साथ में क्योंकि कैपेसिटर लगा हुआ है, और कैपेसिटर ही नहीं लगा हुआ है, ये खुद एसी करंट है, तो उसका टाइम करंट चेंज होते रहता है। और टाइम कहाँ से कहाँ तक चार्ज जो एक्यूमुलेट हुआ वो देखना है, 7π/6 ओमेगा तक, 0 से 7π/6 ओमेगा तक कितना चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है इस कैपेसिटर पर, वो यहाँ से पता चल जाएगा। जितना चार्ज यहाँ से फ्लो किया है वही यहाँ जाकर एक्यूमुलेट होगा, चार्ज तो कंजर्व करना है। तो आई का वैल्यू है आई जीरो कॉस ओमेगा टी, ओमेगा की जगह वैल्यू रख ही देते हैं या बाद में रखेंगे, डी टी टी इक्वल टू 0 to 7π/6 ओमेगा। कॉस का हो गया साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, और ये हो गया टी इक्वल टू 0 to 7π/6 ओमेगा। आई जीरो बाय ओमेगा, इधर साइन ओमेगा टी, पहले इसका वैल्यू रखते हैं, साइन ओमेगा टी का वैल्यू है 7π/6 ओमेगा माइनस साइन जीरो, ये तो जीरो हो गया, आई जीरो बाय ओमेगा, ये कितना हो गया, ओमेगा चला गया, साइन 7π/6 हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/6, ये π/6 30 डिग्री है, और ये किस क्वाड्रेंट में आया, इस क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में आया, जिसमें कि साइन निगेटिव होता है। यहाँ पर साइन निगेटिव होता है, साइन केवल इसमें और इसमें पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव वैल्यू हो गया माइनस आई नॉट बाय ओमेगा के वैल्यू है 7, ओमेगा कितना दिया 500 से दिया, ओमेगा जो 500 है, आई नॉट इसको भी लिख लेते हैं, आई नॉट कितना है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर 500 साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री जो हाफ हो गया, माइनस ये हाफ हो गया, मतलब कि 10⁻³ और माइनस साइन, तो -1 मिली, ये तो कूलम हुआ, ये चार्ज हो गया, -1 मिली कूलम चार्ज हुआ। यहाँ कितना चार्ज दिखा है, +1 मिली कूलम दिखा है, तो ये गलत हो गया, मैग्नीट्यूड सेम है, केवल डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन भी हो गया है, और थर्ड में देखते हैं, इमीडिएटली आफ्टर ए इज कनेक्टेड टू डी द करंट इन आर इज 10 एम्पियर। जस्ट इमीडिएटली आफ्टर, इसको जैसे इसमें कनेक्ट किया गया, अब इसको भूल जाए, इसको कनेक्ट कर दिया है इसमें, तो अब इस बोल रहा है इसमें करंट जो है सो कितना होगा 10 एम्पियर होगा, ये सही या नहीं है। तो इस जो सेकंड लूप है इसको आप देखिए क्या है, ये तो कट गया है नहीं, तो यहाँ पर देखिए कैपेसिटर है, एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पर पहले से फुल चार्ज है, नहीं ये तो माइनस था ना, ये माइनस था, माइनस चार्ज है, माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, ये कुछ चार्ज था Q1 कहते हैं, और वो हमने निकाला कि -1 टाइम्स 10⁻³ कूलम्स था, तो इसलिए माइनस की वजह से इधर हम जो पोलरिटी चेंज कर दी, इधर प्लस है, और तो ये फुली चार्ज है, और अब जो है सो इस कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग हो रहा है, तो डिस्चार्जिंग हो रहा है तो शुरू के टाइम में जो करंट है वो कितना होगा देखना है, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड है, राइट, थर्ड हम देख रहे हैं, ऑप्शन थर्ड,
यहाँ पर सिंपली हम कंसीडर कर रहे हैं डिस्चार्जिंग। एक बार बना ली फिगर। यहाँ पर ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, ये इधर से इसको कनेक्ट किया गया है, ये बी डी क्या है, बी डी ए डी क्या है, ए डी, इसको ए कहते हैं। इसको टी कहते हैं। और इधर एक बैटरी है 50 वोल्ट का, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है। और इस पर चार्ज है Q1 कहते हैं चार्ज भी, ठीक है। 20 माइक्रो फैराड है। तो अब जो है डिस्चार्जिंग देख रहे हैं, ये क्या है, डिस्चार्ज कर रहा है, डिस्चार्जिंग हो रहा है। ये डिस्चार्जिंग हो रहा है या चार्जिंग हो रहा है? एक्चुअली ये चार्ज कर रहा है, लेकिन ऑपोजिट पोलैरिटी में चार्ज करेगा। तो ऐसा कर सकते हैं इसको हम कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, वोल्टेज अक्रॉस जो कैपेसिटर है वो कितना है, क्यू वोल्टेज भी क्यू बाई सी, राइट, क्यू बाई सी होता है। और क्यू यहाँ पर कितना दिया है, 1 मिलीकूलम ये दिया हुआ है, और सी का वैल्यू दिया है 20 टाइम्स 10⁻³ नहीं माइक्रोफैराड -6। तो ये बन गया हमारा 1/20, और ऊपर में चल गया 1000, ये -6 जो है, तो ये कितना हो गया, ये 50 हो गया, 50 वोल्ट। ये प्लस माइनस इधर से जा रहे हैं, माइनस प्लस, तो देखिए दो एक तरह से दो बैटरी बन गया। ये रेजिस्टेंस था और ऐसे जा रहा है, ये 50 वोल्ट का बैटरी है, ये कैपेसिटर है जो हम रेजिस्टेंस की तरह केवल इनिशियली t=0 जैसे कनेक्ट किए हैं तब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 50 वोल्ट है, और दोनों जो है सो सीरीज में हो गया। तो जो है सो नेट वोल्टेज जो है वो कितना हो गया, 50 + 50 100 वोल्ट। ये सही है केवल t=0 के लिए। और रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम, तो करंट कितना फ्लो करेगा, V/R, V हो गया V नेट इसको बोले, ये हो गया 100 वोल्ट बाई 10 एम्पियर आया। तो उसने सही कहा था कि जस्ट इमीडिएटली आफ्टर ए इज कनेक्टेड टू डी द करंट इन आर इज 10 एम्पियर, ये सही है। और चौथा यह क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड है कि ये टोटल चार्ज Q फ्लोज फ्रॉम द बैटरी टू चार्ज द कैपेसिटर फुली। इसको कनेक्ट करने के बाद में बैटरी से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कि ये पूरी तरह से चार्ज हो जाए, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कि पूरी तरह से कैपेसिटर चार्ज हो जाए, वो जो वैल्यू है Q है। और यहाँ पर Q बोल रहा है कि 2 × 10⁻³ कूलम है। तो ये सही है या नहीं सही है, तो देखते हैं इसको। ऑप्शन 4 को देखते हैं। देखिए इनिशियल बैटरी जो है ये चार्ज, ये कैपेसिटर है, ये स्विच है, ठीक बनाते हैं। ये जो है सो इमीडिएटली आफ्टर कनेक्टिंग सो t=7π/6 ओमेगा है, और ये जो है सो t=∞। शुरू में क्या था, इधर प्लस था इधर माइनस था। चार्ज कितना था, Q चार्ज है वो था 10⁻³ कूलम। अब यहाँ पर ये 50 वोल्ट है, ये 50 वोल्ट यहाँ पर है, ये 10 ओमेगा है, 10 ओम है, हाँ ये भी है या जो भी कहना हो सर। इसी है। अब जो है सो t=∞ में क्या होगा, देखिए यहाँ पर इधर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पर प्लस चार्ज होगा। जब ये पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पर होगा, और ये चार्ज का वैल्यू जो है सो कितना होगा,
अब देखिए चार्जिंग जो है उसमें फाइनली जब चार्ज का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, क्यू प्राइम इक्वल टू सी भी, सी ई एक्चुअली यहाँ पर जो भी ईएमएफ है बैटरी का, ईएमएफ है 50 यहाँ पर, तो ये चार्ज इस पर आएगा और पोलरिटी प्लस होगा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। सी की वैल्यू कितना है 20 माइक्रोफैराड और ये ई है 50 20 1000 हो गया तो 10⁻³ कूलम, लेकिन ये प्लस है। तो अभी इधर जो है प्लस है 10⁻³ कूलम, इधर जो है इस साइड में 10⁻³ कूलम है लेकिन निगेटिव है। तो यहाँ से जो बैटरी चलेगा वो क्या करेगा, पहले इस निगेटिव को खत्म करेगा, ये 10⁻³ कूलम जो है उसको 0 बनाएगा और उसके बाद प्लस में से वही 10⁻³ कूलम लाएगा। तो टोटल जो चार्ज इस पर मूव किया, इसको क्यू प्राइम इसको क्यू डबल प्राइम में, वो हो जाएगा क्यू डबल प्राइम बाद में, और शुरू में जो चार्ज था वो क्यू बाद में है 10⁻³ और शुरू में था 10⁻³ लेकिन साइन उल्टा, तो आया 2 टाइम्स 10⁻³ कूलम। तो ये चार्ज है 2 टाइम्स 10⁻³ कूलम और ये आपका आंसर है, तो ये सही है। तो इस तरह से दो आंसर, जो लास्ट दो आंसर है वो सही है। एक बार फिर यहां से देख लीजिए, ऑप्शन 4 में T = 7π/6 ओमेगा, ए को डी से कनेक्ट किया। जब इसको डी से कनेक्ट किया गया था तो इस पर चार्ज था 10⁻³ कूलम, लेकिन पोलरिटी नीचे वाला प्लस था, ऊपर वाला प्लेट जो है सो माइनस में था। और ये बैटरी जो है इसका हायर वोल्टेज जो है ऊपर वाले से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये इसको चार्ज करेगा तो यहाँ से चार्ज निकल के जाएगा और यहाँ पर वो चार्ज कितना लाएगा फाइनली, इसको क्यू डबल प्राइम कहते हैं, वो होगा CE। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पर जब हो जाएगा तब ये और चार्ज होना बंद हो जाएगा, क्योंकि तब करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। और यहाँ पर वोल्टेज हो गया 50, ये बोला, और तब इसका कैपेसिटेंस है C। तो जो इसमें चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है वो C होता है, CP। तो C का वैल्यू रखते हैं तो 10⁻³ कूलम, लेकिन इस पोलरिटी इधर प्लस है। तो शुरू में इधर माइनस है, सेम चार्ज मैग्नीट्यूड सेम, अब इधर प्लस है। तो बैटरी से कितना चार्ज चलाना पड़ेगा, पहले तो बैटरी से जो चार्ज चलेगा यहाँ पर आके इसको न्यूट्रलाइज करेगा, जो नेगेटिव है इसको प्लस बनाएगा, 0 करेगा, और 0 के बाद में प्लस ऐड करना शुरू करेगा, प्लस एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा, और तब फाइनली स्टेडी स्टेट में यहाँ पर जो चार्ज है वो क्यू डबल प्राइम, जो कि मैग्नीट्यूड सेम है 10⁻³ कूलम, लेकिन पोलरिटी इधर है। तो टोटल कितना चार्ज चलाना पड़ा, पहले इसको न्यूट्रलाइज किया 10⁻³ को, उसके बाद इतना ही 10⁻³ यहाँ पर एक्यूमुलेट किया तो उसका डबल हो गया। तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए सवालों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।